सोचो, जावा सीखना अगर इतना इजी हो जाए कि आप खुद बोलें अरे इतना सिंपल है, तो वेलकम टू आवर चैनल सीटीसी एजुकेशन। और मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक, जो आपको जावा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और इस सीरीज़ में हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ 2 लाइन लिखी हैं, ये देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एज अ जावा डेवलपर। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और जावा डेवलपर बना के छोड़ूंगा। और इसमें कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपको बिल्कुल, आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल है। आप बस बने रहें इस सीरीज में और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लास्टली हम देखेंगे 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, देखिए। हाई लेवल लैंग्वेज इजी फॉर ह्यूमंस होती है, यानी कि एक ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकता है, क्योंकि ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। और ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ करती है, ठीक है, जैसे प्रिंट हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे वर्ड्स। और फिर ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि एक प्रोग्राम को आप डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हो, रन करवा सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल में मैंने क्या ले रखा है कि इंटीजर डेटा टाइप है, उसके अंदर मैंने 10 ले रखा है, आई के अंदर 10 ले रखा है। और मैं चेक करा रहा हूँ इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, आई एम ट्रू ब्लॉक, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक होता है ये ट्रू ब्लॉक होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है, एल्स ब्लॉक। ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, अभी आप बिगिनर हो, धीरे धीरे वीडियो में बने रहो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा क्या दिखने लगेगा, आई एम ट्रू ब्लॉक। तो ये लिखने का सिर्फ एक पर्पस ये था कि आपको दिखाना था कि हाँ, इस प्रोग्रामिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे प्रिंट हो गया, इंट हो गया, एल्स हो गया, ये सारे टर्म्स क्या हैं, ये सारे इंग्लिश लाइक टर्म्स हैं ना। तो इन इंग्लिश लाइक टर्म्स का ही हम यूज करते हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। होप्स तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं लेवल लैंग्वेज क्या होती है। क्लोज टू मशीन होती है। क्लोज टू मशीन का मतलब क्या, एक मशीन ये लो लेवल लैंग्वेज को क्या करती है, इजिली समझ पाती है। हम ह्यूमंस नहीं समझ पाते हैं ये वाली लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ये हार्ड टू रीड एंड राइट होती है, यानी कि इसको लिखना और लिखना और पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज होती है कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन मशीन इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है ना कि क्लोज टू मशीन होती है ये वाली लैंग्वेज। फिर लास्टली हम देखते हैं क्या, मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि हर एक सिस्टम की खुद की मशीन लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्या पता किसी मशीन की ये लैंग्वेज हो, किसी मशीन की दूसरी लैंग्वेज हो। आया समझ में, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। देखिए, मशीन लैंग्वेज तो ये होती है हमारी, ठीक है। अपने नाम की एक मशीन लैंग्वेज लिख करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। SHARI और Q, ठीक है, शारिक है मेरा नाम। तो यहाँ पर देखिए इसका मैं मशीन लैंग्वेज लिखने जा रहा हूँ, समझिएगा। तो 01010011, सिर्फ और सिर्फ एस कैरेक्टर जो होता है वो एस कैरेक्टर की इतनी बड़ी मशीन लैंग्वेज है, तभी तो ये टिपिकल है, नहीं समझ में आती है, ठीक है। फिर एच का क्या होता है, 011 0100 और ए का हो गया 011 0000 1, ठीक है। और आगे का हो गया 011 और फिर 0 सॉरी 10010, ठीक है। आई का हो गया 011 और फिर 01001, ठीक है। और फिर आगे का हो गया 011 1000 और 1, ठीक है। 2 4 6 ठीक, ठीक। तो देखिए, आप खुद देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम, जो नाम लिखा है, इस नाम को एक सिस्टम कैसे समझता है, इतनी बड़ी और इतनी लेंदी हमारी मशीन लैंग्वेज होती है जो ये एक मशीन समझती है। समझ में आ गया। तो इसीलिए तो देखिए ये लिखना कितना इजी है, शारी, लेकिन इसी को अगर मैं मशीन लैंग्वेज में देखूं तो देखिए कितना ज़्यादा टफ है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज तो समझ में आ गया। अब असेंबली लैंग्वेज देखिए क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मूव A, 5, तो क्या करो कि इस 5 को इस A के अंदर डाल दो, ठीक है। और जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऐड
3,5 यानी कि क्या करो, इस 3 को और इस 5 को क्या कर दो, ऐड कर दो। आया समझ में? तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये जो मूव है, ये ऐड है, ये इंग्लिश लाइक टर्म्स हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज क्यों है? ये चीज़ दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मूव है और ऐड है, ये क्लोज है 0 और 1 के। यानी कि क्लोज का मतलब क्या, कि जो हार्डवेयर होता है हमारा एक सिस्टम का, वो ये जो मूव है, ऐड है, ये वाले टर्म्स उन हार्डवेयर को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से ये इंग्लिश लाइक टर्म्स होने के बावजूद भी लो लेवल लैंग्वेज में ही आते हैं। आया समझ में? क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्या होता है ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर? देखिए समझिए, जो मशीन होती है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 लैंग्वेज को समझती है, जैसे मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज में। ठीक है? तो क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, और वो जो प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है, कौन करता है, वो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर करते हैं। समझ में आ गया? तो बारी बारी देखते हैं हम क्या होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो देखिए, कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम्स। यानी ये क्या करता है कि इकट्ठा जितना भी आपने प्रोग्राम लिखा है, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, अपने मशीन लैंग्वेज में। समझ में आ गया? ठीक है? तो ये क्या करता है, एरर्स आफ्टर फुल चेक। यानी कि ये क्या करता है, जब आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो चुका होगा मशीन लैंग्वेज में, तब वो मशीन चेक करेगी कि हाँ आपके प्रोग्राम में क्या गड़बड़ है। समझ में आ गया? फिर फास्ट एग्जीक्यूशन इसी वजह से होता है, क्योंकि ये जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक बार में, तो एक बार में सारे एरर्स दे देगा। तो जब सारी एरर्स वो दे देगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एरर्स को सही कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका एग्जीक्यूशन क्या है, फास्ट है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होता है कि ये जो कंपाइलर होता है, ये वर्क किसके ऊपर करती है, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर करती है। अब वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जैसे सी है, जावा है, उनके ऊपर करती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। यानी कि ये क्या करता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करने के बाद में वो उसकी एरर्स जो होती हैं वो फाइंड करता है। समझ में आ गया? अगर एरर नहीं होती है तब वो एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ? ठीक। फिर स्टॉप्स एट फर्स्ट एरर, ये क्या करता है, ये पहली ही एरर पे क्या कर देता है, स्टॉप हो जाता है। समझ में आ गया? अगर एक पहली एरर आ गई कोई, तो उसी लाइन में उसको वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक। इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन अगर देख रहा है, कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो स्लो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब ये भी वर्क किसके ऊपर करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर करता है। अब इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पाइथन है। समझ में आ गया? इनका एग्जांपल और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, क्योंकि ये पाइथन जो होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, और ये जो होती है ये सी और जावा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? इसमें कंपाइलर यूज होता है, इन लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज होता है, और इस लैंग्वेज में क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर। समझ में आ गया होगा? फिर लास्ट है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज। ये क्या करता है, जो भी हमारी असेंबली लैंग्वेज थी उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है? फिर वेरी लो लेवल एरर्स होती हैं इसके अंदर। यानी क्या मतलब हुआ, इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस होता है एरर्स के। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ। अभी इससे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था असेंबली लैंग्वेज में, ऐड 3,5। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऐड है, इसका बाइनरी डिजिट्स ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स होता है कुछ। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है? तो इसका बाइनरी डिजिट क्या होता है, फिक्स होता है। तो मशीन को पता है अगर ये लिखा गया है तो ये फिक्स है, तो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। क्लियर हो गया? तो कन्वर्ट करके उसको इजीली वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसीलिए उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ठीक। अब ये जो वर्क करता है, जो असेंबलर है, वो किसके ऊपर वर्क करता है, लो लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर करता है। ठीक है? लो लेवल लैंग्वेजेस कौन है, असेंबली लैंग्वेज है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास गिवन होती हैं। बेसिकली ये दो मेन लेवल में कैटेगराइज्ड होती हैं।
एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ वैसे, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लेवल में और फर्दर कैटेगराइज्ड होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इसमें जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, ये जनरेशन वाइज क्या होती गई हैं, लैंग्वेजेस अपग्रेड होती गई हैं। तो जो हमारा सबसे पुरानी लैंग्वेज और सबसे पहली लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन है, मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब देखिए मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी कि ये 0 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये सिर्फ कंप्यूटर इसको बहुत ज़्यादा इजीली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन ये ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब इस लैंग्वेज को समझना एक ह्यूमन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। समझ में आ गया? और उसका एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, बाइनरी नंबर्स में, तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज पे। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। ये यूज़ करती है शॉर्ट वर्ड्स और सिंबल्स को। ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स और सिंबल का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर मूव हो गया, ऐड हो गया, ये सारे क्या हैं, शॉर्ट वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज जो थी उससे थोड़ी सी ईजियर होती है, बट कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत टिपिकल होती है, नहीं समझ में आता है कि कब क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मूव A, 3 है, तो हमें तो पता है कि हाँ इस A के अंदर ये 3 क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, लेकिन किसी सामने वाले को कैसे पता कि हाँ ये इसका क्या मतलब है, नहीं ना। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसी वजह से ये लो लेवल लैंग्वेज में आता है। ये इसको असेंबलर की नीड होती है, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? तो इसको नीड किसकी होती है, असेंबलर की। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मूव A, 3 और ऐड 3, 5, ये समझ में आ गया होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज पे। प्रोसीजरल मतलब क्या होता है, प्रोसीजर के थ्रू आप प्रोग्रामिंग बना रहे हो। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करना, है ना। तो वही है, फोकस ऑन फंक्शंस एंड स्टेप्स, यानी कि ये फंक्शंस और स्टेप्स के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है सिर्फ। फिर प्रोग्राम इज रिटन इन स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, यानी कि ये क्या करता है, जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो किस में लिखा होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। समझ में आ गया कैसे? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इनपुट हो गया, इनपुट एक फंक्शन है, यानी आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन दे रहे हो, उसमें आप पहले इनपुट लोगे ना, फिर उसके बाद में प्रोसेस यानी कि उस पर्टिकुलर जो इनपुट लिया है उसको प्रोसेस करोगे। देन उसके बाद में क्या करोगे, आउटपुट, कुछ आउटपुट आएगा उसका, है ना, तो आउटपुट गेट करोगे। तो है ना, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है कि नहीं, पहले इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट आया। समझ में आ गया? तो ये होती है हमारी क्या, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है, जिसमें ये लैंग्वेज किसके ऊपर फोकस करती है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करती है। यानी कि हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये लैंग्वेज क्या करती है, फोकस करती है सिर्फ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब, ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे हो गया, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, हर एक वो चीज़ हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कार। तो कार हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट तो है। इस कार के पास दो चीज़ें होती है, एक होता है डेटा और एक होता है फंक्शन। ठीक, व्हाट इज डेटा और व्हाट इज फंक्शन। डेटा यानी कि उस कार का क्या कलर है, उस कार की स्पीड क्या है, आया समझ में? तो वो तो हो गया इसका डेटा। और उसका फंक्शन क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया कि वो स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है, रुक रही है, चल रही है, आया समझ में? तो वो उसका क्या हो गया, फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक कि? अच्छा, कौन कौन से मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, हमारी जावा हो गई, हमारी C++ हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इसी के ऊपर हम पूरी की पूरी अपनी जावा करेंगे। ठीक है, ये बेस है, समझ लीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज क्या है। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, ये वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज की। जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। और ये किस में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती है। ठीक है,
तो ये कौन यूज़ करता है? एआई वाले जो होते हैं, एआई जो है वो यूज़ करता है, वो वाली मशीन, वो वाली टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल सिरी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सारे तो आपके क्या हैं, एग्जांपल है। जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि फाइंड हॉस्पिटल नियर मी। मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप पे डालता हूँ फाइंड हॉस्पिटल नियर मी, तो वो क्या करता है, उस लोकेशन को फाइंड करके देता है ना आपको। तो जो भी उसमें एआई लग रहा होता है, उस मैप में लग रहा होता है, वो आपको वो नियरेस्ट हॉस्पिटल आपको फाइंड करके दे देता है, ठीक है। यही हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो मशीन्स क्या करती है उसको समझती है। क्लियर हो गया? कोई भी टेक्नोलॉजी समझ लीजिए वो समझती है। तो शुरू करते हैं अब हम अपना चौथा टॉपिक, जो कि है 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो भी हमारा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको कोड में लाने का तरीका होता है। समझ में आ गया? उस ऊप्स को ये 4 पिलर्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये 4 पिलर्स होते हैं हमारे। ये चारों पिलर्स के ऊपर ये स्टैंड करता है ऊप्स। और ये ऊप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ये 4 पिलर्स उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। समझ में आ गया? तो देखते हैं हम बारी बारी देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को भी देखेंगे। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इट मीन्स बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को और मेथड्स को, जो भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी मेथड्स होते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, एक तरफ बाइंड कर देते हैं, एक जगह बाइंड करके रख देते हैं। समझ में आया? और उसी बाइंडिंग को, जो हम बाइंड करके रख रहे हैं, उस बाइंडिंग को हम कहते हैं क्लास। यानी हम क्लास के अंदर बाइंड करके रख रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो होता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। जो भी डेटा होता है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है कि कोई भी डायरेक्ट एक्सेस ना ले सके इसका। समझ में आ गया? फिर इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये उस डेटा को क्या देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? फिर लास्टली क्या, डेटा इज एक्सेस्ड ओनली थ्रू मेथड्स, यानी कि हम अपने डेटा को सिर्फ और सिर्फ उस मेथड से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी हम पूरा एक चैप्टर है मेथड्स का, ठीक है, तो वो हम मेथड्स का चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये। ये क्या बोलता है कि ये इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देता है, ये सिर्फ शो करता है जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको खाली ये दिखाता है। समझ में आ गया? ठीक है। यूजर डज नॉट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स इनसाइड। यूजर को नहीं पता रहता है कि क्या चीज कैसे वर्क कर रही है सिस्टम के अंदर। समझ में आ गया? अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। यूजर ओनली यूजेस द फंक्शंस। यूजर क्या करता है, खाली उसका फंक्शन यूज कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक कार है, स्टार्ट हो रही है, चल रही है गाड़ी, कैसे चल रही है, उसमें इंजन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें ये नहीं पता होता, लेकिन हम उसको यूज कर लेते हैं, हम उसको चलाते हैं, रोकते हैं, कैसे वो रुक रहा है और कैसे वो चल रही है गाड़ी, हमको ये नहीं पता होता है। समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। उसके अंदर क्या होता है, बैंक का वो देखा होगा आपने, जब आप पैसे निकलवाने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने अकाउंट का पिन डालते हो, पैसे डालते हो कि कितने पैसे आपको निकालने हैं, ठीक है, और वो मशीन ऑटोमेटिक क्या करती है, आपको पैसे उतने ही प्रोवाइड कर देती है जितने आपने डाले होते हैं। तो वो कैसे वर्क कर रही है, वो मशीन कैसे वर्क कर रही है, हमको वो नहीं दिखता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा क्या, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ इनकैप्सुलेशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर मैंने क्या कर दिया है, डेटा को और मेथड्स को बाइंड कर दिया है, एक जगह पे रख दिया है।
तो ये जो मैं बाइंड कर रहा हूँ, इस बाइंड करने के बाद में एक जो सिंगल यूनिट बना रहा हूँ, उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये कैप्सूल का डायग्राम समझ में आ गया होगा, यानी इनकैप्सुलेशन आपको अच्छे से आ गया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन का डायग्राम देख लीजिए। इस एब्स्ट्रैक्शन के डायग्राम में आपको एक फ़ोन दिख रहा होगा और दूसरी तरफ उसके क्या दिख रहे हैं, इंटरनल फीचर्स दिख रहे हैं। हमको वो नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या काम चल रहा होता है, हम उसके फंक्शंस को और उसको यूज़ कर पाते हैं। यानी फ़ोन में हम किसी को भी कॉल कर लेते हैं, अलार्म सेट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्शन। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब इट मीन्स चाइल्ड क्लास गेट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। आपने इनहेरिट का मतलब सुना होगा कि जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है। समझ में आ गया? तो वहीं से इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ये क्या करता है, जो पेरेंट क्लास होती है उस पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास क्या करता है, प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स को गेट करता है। समझ में आ गया? मैं आपको थोड़ा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक पेरेंट क्लास है और इसके चाइल्ड क्लासेस कौन कौन हो सकते हैं, जैसे रोज हो गया, लिली हो गया और सनफ्लावर हो गया, ठीक है। तो फ्लावर जो है, फ्लावर वो एक पेरेंट क्लास है और इस पेरेंट क्लास की ये क्या है, चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स को गेट करता है पेरेंट क्लास से। तो मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर की कुछ खुशबू होती है, ठीक है। तो खुशबू एक समझ लीजिए एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। तो आया तो ये पेरेंट क्लास से ही ना फंक्शंस। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा क्या, इनहेरिटेंस। क्लियर है? हेल्प इन कोड रियूजेबिलिटी, यानी कि एक बार हमने कोड बना दिया तो उस कोड को हम बार बार क्या कर सकते हैं, अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवा सकते हैं। समझ में आ गया? तो बार बार हम रीयूज कर सकते हैं उसको, ऐसी एबिलिटी होती है। सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स, हमने एक बार अगर वो पर्टिकुलर चीज़ कोड को लिख दिया तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वो हमारा टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा और हमारे एफर्ट्स को कम करेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपको मैं एक और एग्जांपल और ये आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एनिमल क्लास है। एनिमल क्लास में एक ये क्या है, पेरेंट क्लास है और नीचे डॉग है, काऊ है, शीप है, जो भी है, ये हमारे क्या हैं, सब क्लास हैं या फिर चाइल्ड क्लास हैं। तो ये जो चाइल्ड क्लासेस हैं इनके पास क्या है, ये भी खाते हैं, खाना खाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो एनिमल क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसमें एक ईटिंग नाम का फंक्शन है। तो वो फंक्शन सबके लिए यूज होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, इट मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स, यानी कि एक थिंग की, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है उसकी अलग से मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉर्म। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी बताऊंगा कैसे। सेम मेथड नेम डिफरेंट वर्क, यानी कि उसका जो मेथड का नाम होता है वो सेम हो और उसके काम अलग अलग हों। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है क्या, अ मोबाइल कैन बी यूज फॉर कॉलिंग, गेमिंग एंड स्टडी। आप पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, एक जो मोबाइल है वो कॉलिंग के लिए भी यूज होता है, गेमिंग के लिए भी यूज होता है और स्टडी के लिए भी यूज होता है। समझ में आ गया? अब आप यहाँ पर एक पॉलीमॉर्फिज्म का डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म के डायग्राम में आप देखिए कि एक साउंड नाम का एक फंक्शन मैंने बना रखा है। तो ये जो साउंड नाम का ये फंक्शन है, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी क्या है, सेम है। यानी कि क्या, एक थिंग यानी एक फंक्शन है साउंड, ठीक है। उसके मैनी फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी कि जो कुत्ता है, डॉग है, वो उसकी आवाज़ कुछ अलग होगी। डक है, उसकी आवाज़ कुछ अलग होगी। काऊ है, उसकी आवाज़ कुछ अलग होगी। है फंक्शन एक ही, साउंड, लेकिन वो साउंड जो है वो हर एक के लिए काम अलग अलग कर रहा होगा। समझ में आ गया? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है, वन थिंग मैनी फॉर्म्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो में हमने चारों टॉपिक्स को कवर कर लिया है और
ये चैप्टर 2 पार्ट में बनना था, तो पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं आगे और अच्छे से बना पाऊँ ये वीडियोस। और इस सीरीज़ में बने रहने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और थैंक यू सो मच। बाय बाय।